किसी अगले दिन फिर कर लेंगे। अच्छा जी, 8 बजे आ जाता है अगर नहीं आया था तो। अच्छा जी, ये ना कुछ हजरात शोर कर रहे हैं कल से और बिला वजह ज़्यादा आप लोग कुछ ऊंची बोल भी रहे हैं, तो आज ज़रा इस इशू को एड्रेस करें वरना फिर मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। अब मुझे ये बताएं कि कल हमने ये सवाल किया था, इसको हमने फाइनेंस लीज के जरिए सॉल्व नहीं किया था, इसको हमने ऑपरेटिंग लीज के जरिए सॉल्व किया था। बस खामोश रहिएगा, जब मैं कहूँगा तब बोलिएगा। अब सवाल ये है कि ऑपरेटिंग लीज पे सवाल सॉल्व करना, इससे पहले आपने सवाल से 5 सवाल पूछने होते हैं। तो आज हम कल वाला जो सवाल किया था पेज 79 पर, उस पर आएंगे और उस पर आके से 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवाल पूछ के ये डिसाइड करेंगे कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। हमने सॉल्व तो कल ऑपरेटिंग लीज के तरीके से कर लिया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेटिंग लीज थी भी या नहीं थी। तो ये अब मैं डिस्कशन आपसे करने लगा हूँ, वाज इट एन ऑपरेटिंग लीज और नॉट। अच्छा, उसके लिए मैं सवाल आपके सामने दोबारा पढ़ने लगा हूँ, कल वाला पेज 79 पे। एसेट हमने खरीदा है 30,000 रुपये का, एसेट हमने खरीदा है 30,000 रुपये का। और मुझे बड़ा कल दुख हुआ कि मैंने हजरात को कहा 150 पे तशरीफ लें, आप लोगों के मसले हल करते हैं। मैं स्पेशली उसके लिए आया भी, बट आप लोग नहीं आए, तो मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के मसलों की पता नहीं अब क्या अहमियत है। अच्छा, 30,000 रुपया कॉस्ट है एसेट की, लाइफ एसेट की 6 साल है, यूजफुल लाइफ। असूली तौर पे तो मैंने कहा था इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना है, लेकिन अगर इकोनॉमिक लाइफ नहीं दी होगी तो मजबूरी में यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है। इसके बाद लीज टर्म है 3 साल और किराए आ रहे हैं। अच्छा, अब पहला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, एक एक करके सवाल पूछते हैं। क्या सवाल में कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है कि तीसरे साल के एंड पर एसेट लेसी को मुफ्त में मिल जाएगा कि वो बाकी 3 साल भी इस्तेमाल कर सके? दूसरा सवाल, क्या सवाल में तीसरे साल के एंड पर परचेज ऑप्शन की प्राइस दी गई है और वो वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है और ये रीजनेबली सर्टन है कि वो खरीद भी लेगा? नो, ऐसी कोई ऑप्शन सवाल में दी ही नहीं। क्या तीसरे साल के एंड पे मुफ्त में मिल जाएगा? नो। क्या तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके मिल जाएगा? नो। तो दूसरे सवाल का जवाब भी क्या हो गया? नो। तीसरा सवाल, अगर मैं लीज टर्म को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ से, असूली तौर पे इकोनॉमिक लाइफ गिवन होनी चाहिए थी, अगर मैं लीज टर्म को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ से, तो क्या मेरा जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहा है? नो। लीज टर्म डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 50%। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को ले जाता हूं मैं ऊपर। ये तो हो गई कैलकुलेशन। मैंने आपसे जवाब पूछा है यस और नो? नो। तो तीसरे सवाल का जवाब भी क्या आ गया? नो। इसमें 75% देखना होता है, मेजर। तो इसकी इंग्लिश भी सुन लें जरा दोबारा। इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ? नो, इट इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ। मेजर कैसे होती? 75 या उससे ज्यादा होती। यू मेड कमिटमेंट yesterday, इट विल कम ऑन टाइम, यू डिसऑनर्ड योर कमिटमेंट। ओके, आगे चलें। पॉइंट नंबर डी, अगर मैं, होगी बातें, चलें अभी तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से, तो क्या जवाब 90% या उससे ज्यादा आ रहा है? सवाल में, भाई मोबाइल वाले भाई, सवाल में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है। इस वजह से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू नहीं कर सकता। जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू नहीं कर सकता, जो कि मैं चौथे स्टेप में करता होता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं मजबूरी में मैं ऐसा कर लेता हूं कि लीज पेमेंट को डिवाइड कर देता हूं फेयर वैल्यू से। मजबूरी में असूली तौर पे मुझे डिवाइड करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, लेकिन मैं मजबूरी में क्या डिवाइड कर देता हूं? लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। पहले का जवाब क्या आ गया? नो। दूसरे का जवाब क्या आ गया? नो। तीसरे का जवाब लीज टर्म डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 50%। इसका जवाब भी क्या आ गया? नो। चौथा, असूली तौर पे मुझे चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से, लेकिन मुझे ये डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिस्काउंट रेट अवेलेबल, इसलिए मैं मजबूरी में
लीज पेमेंट को डिवाइड कर रहा हूं फेयर वैल्यू से। मुझे पता है मैं किसी गलत कैलकुलेशन की तरफ मूव कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि गलत रास्ता सही मंजिल पे ले जाए, हो सकता है कि गलत रास्ता सही मंजिल पे ले जाए। अच्छा, अब मुझे लीज पेमेंट्स आपने बतानी है कितनी है। लीज पेमेंट्स 8,000, 7,600 और 7,220। इधर देख के सी होगा 8,000, 7,600 और 7,220। इन तीनों का टोटल 8,000, 7,600 और 7,220। इन तीनों का टोटल 22,820। इज इट लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट? मजबूरी में मुझे ये करने दें, खुदा के लिए मुझे रोकिएगा ना। नहीं नहीं, किसी ने नहीं रोकना, मुझे करने दें आज। ये तो चुप। 30,000 इंटू 100%, 76%। अगर एक फिक्रा बोलने लगा हूं, आपने समझ में बहुत गौर से, अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम आ रहा है। तो अगर डिस्काउंट रेट दिया होता तो लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालता तो ये 22,000 से कम होके 21 या 20 या 19,000 पे आ जाती। और जब इस 21, 20 या 19 को डिवाइड करता 30,000 से तो जवाब 76% से और कम हो जाता। इसका मतलब है, मैं एक फिक्रा बोल्डली बोलने लगा हूं, अगर एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम है, तो अगर पीवी लेके उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड करें फिर तो जवाब 76% से भी कम चला जाना है। तो दो इट वॉज, क्योंकि आपको पता है पीवी इज ऑलवेज लोअर देन एलपी, तो अगर डिस्काउंट रेट कुछ भी दिया होता तो शायद ये 20,000 पे आ जाते। तो 20,000 को 30,000 पे डिवाइड करते नेवर, 90% ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो चले गलत थे, पहुंचे 100% सही नतीजे पे, 100% सही नतीजे पे पहुंचे, बिल्कुल 100%, बड़ा बड़ा करके कॉन्फिडेंस के साथ, डरते हुए नहीं। नो इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर। उस स्पेशल नेचर को कैसे हुआ तो सवाल बताएगा। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, अगर सारी बातों का जवाब नो, आंसर टू ऑल इज नो, सो ऑपरेटिंग लीज। ये ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? ऑपरेटिंग लीज कुछ भी नहीं होती। कीप एसेट, कीप एसेट, या निकाल दें एसेट को अपनी किताबों से, कीप एसेट, इट इज ऑपरेटिंग लीज। कीप एसेट एंड डेप्रिशिएट इट, बस एसेट को किताबों में रखें। बीएमडब्ल्यू आपकी है, बस कोई मसला नहीं। 6 साल के लिए है, 3 साल के लिए इसको दे दिया, चौथे साल किसी और को दे देंगे, वापस आएगी, फिर 5वें साल किसी और को दे देंगे, आपकी है, इसको किताबों में रखें। ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये होता है कीप एसेट इन बुक्स, और फिर आया कमाया वाली एंट्रीज करने साथ। नोट इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे? लीज इंडिकेटर्स, लीज के इंडिकेटर्स के लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ओके भाई, ये 16 से 18 नंबर के टॉपिक्स में से है लीज, और फिर फाइनल अकाउंट के अंदर भी इसकी टेस्टिंग है, IAS 12 के अंदर भी इसकी टेस्टिंग है, फिर बाकी टॉपिक्स में भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है जो इस टॉपिक से हम सीखते हैं। तो अब अगर आप हज़रात इसको ईद की छुट्टियों की नज़र कर देंगे और उससे पहले आप छुट्टियां करना शुरू कर देंगे तो क्या बनेगा आपकी FAR 2 का? मुझे तो रोना आ रहा है। तो खुदा के लिए अगर आपने कुछ ज़्यादा भी छुट्टी करनी है तो बस जुमेरात से शुरू कर दें, जब से कॉलेज वालों ने कहा है। उससे ज़्यादा की तो अब गुंजाइश नहीं बनती। कुछ जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार कर लें, सोमवार कर लें साथ, 5 छुट्टियां, और क्या करना है आप? अब क्या ईद है, वो शबरात तो नहीं है साथ, तो 5 छुट्टियां ऑफिशियली। ये तो छोटी तो ऐसी एक दिन की होती है। दूसरे दिन किसी को मिलने चले जाओ, कहते हैं भाई अब याद आ गया अब तुम्हें। दूसरे दिन तो ऐसे किसी ने लिफ्ट नहीं करानी।
तो बड़ी ईद 3 दिन की होती है, लेकिन बड़ी ईद पे हमारे सर पे ऐसे हो टेंशन पड़ी होनी है पेपरों की, तो हमें पहले दिन ही आना पड़ेगा वापस। लेकिन ये सेशन बड़ा ज़बरदस्त है, जो 1 महीने में पढ़ा है वो आप इन 5 दिनों में रिवाइज कर लेंगे, और फिर जो आगे 1.5 महीने में पढ़ेंगे वो इस सेशन में 3 दफ़ा छुट्टियां आ जाएंगी, फिर आप बड़ी ईद के ऊपर रिवाइज कर लेंगे, और फिर आप अगस्त में रिवाइज कर लेंगे। तो ये आइडियल सेशन है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे हुई है, फिर कहीं ये सेशन आया। आइडियल सेशन फॉर यू पीपल, यू आर वेरी लकी पीपल। रिवाइज IAS 58, IAS 51, एग्रीकल्चर विद अ कप ऑफ केक। अच्छा चलें आगे चलें। अब मुझे ये बता दें कि 500 सवाल हमने पूछे हैं, 500 के जवाब क्या आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लीज क्या है? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एसेट हमारी किताबों में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा अब आप उसकी तरफ आ जाएं। बैलेंस शीट बनानी है मैंने। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल वाला ही। बैंक में आपने पैसे रखवाए 100 रुपए और आपने बिजली का बिल पे किया 80 रुपए का, तो करंट एसेट्स में शो कर दें बैंक कितना? 20 रुपए। बैंक में आपने पैसे रखवाए 100 रुपए और आपने बिजली का बिल पे किया 102 रुपए, तो बैंक अकाउंट का नाम ना बदलें, करंट लायबिलिटीज में शो कर दें बैंक ओवरड्रॉन 2। इसलिए बैंक अकाउंट की नेचर नहीं बदलती, बैंक अकाउंट का नाम बैंक अकाउंट ही रहता है। अच्छा इसी तरह हमने ना, चाहे रेंट अनअर्न्ड हो या रिसीवेबल हो, कई दफा अनअर्न्ड हुआ करेगा, कई दफा रिसीवेबल हुआ करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमने मजबूरी में एक ही अकाउंट यूज करना है, दैट इज रेंट रिसीवेबल। गुजारा चला रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हमें एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, वरना बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाती। डेटर अकाउंट में आपको पता है सेल इधर आती है, कैश इधर आता है, बिल्कुल उसी तरह। पेपर में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आपको किराया आया 100 रुपया और आपने कमाया 110। मुझे बताइए ये कैरी डाउन कितना बचा? 10। क्या मैं इसको करंट एसेट कह सकता हूं? क्या इसको बैलेंस शीट में रिसीवेबल के तौर पे शो किया जा सकता है? रिसीवेबल के तौर पे। क्या पेपर में ऐसा सवाल खुदा ना खास्ता आ सकता है जिसमें किराया आया 100 रुपया, लेकिन हमने अभी किराया जो कमाया है डेट इज ओनली 90। आप मुझे बताएं कितना किराया ज्यादा आ गया? 10। क्या ये इनकम कितनी है? 90। वो सारी की सारी रिसीव हो गई, तो रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? एडवांस रेंटल भी कह सकते हैं, अनअर्न्ड है। इसको मैं कैरी डाउन यहां शो करूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये ना कहें कि सर रेंट रिसीवेबल अकाउंट का नाम बदल दें। बस ये बच्चे कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद जेन्युइन बात है, इनको कहना भी चाहिए, लेकिन रेंट रिसीवेबल अकाउंट का मैं नाम बदल दूं, अनअर्न्ड रेंटल रख दूं, फिर इसी चक्रों में पेपर में पड़े रहेंगे। इसका ना एक हल निकालते हैं, जिसे आप जुगाड़ कहते हैं, इसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट में आप लोग सारे मान रहे थे, हाँ कोई मसला नहीं, हम बैंक अकाउंट का नाम नहीं बदलेंगे, हम उसको करंट एसेट में शो कर देंगे, इसको करंट लायबिलिटी में शो कर देंगे, हम बैंक का नाम नहीं बदलेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम यूं हम वो। तो यहां आके कहते हैं नहीं, आप क्यों, यहां भी इसी तरह चलें। इस कैरी डाउन को मैं कहूंगा करंट लायबिलिटी, और इस कैरी डाउन को अगर बैलेंस शीट में शो करूंगा ना, तो मैं फिर किस नाम से शो करूंगा? अनअर्न्ड के नाम से। माशाल्लाह, देखो टी उड़े तो क्या बनता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। टी भी एक नेमत है। अनअर्न्ड। और इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करूंगा? बोले बैलेंस शीट में कैसे शो करूंगा? करंट एसेट्स में। किस नाम से? रेंट रिसीवेबल। कितना? 10। और इसको मैं बैलेंस शीट में कहां शो करूंगा? करंट लायबिलिटीज में। लेकिन नाम ऊपर रिसीवेबल लिखा हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट में रिसीवेबल नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट में इसका क्या नाम लेंगे? लेकिन एंट्रीज इंशाल्लाह उसी तरह कर दिया करेंगे, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो मजबूरी में हम ये कर रहे हैं, और एग्जामिनर को सवाल का सॉल्यूशन शुरू होने से पहले एक नोट दे दिया करेंगे। वो मैं आज नोट लिखवाऊंगा जो कल वाला सवाल मैंने सॉल्व किया था, एक नोट दे दिया करेंगे एग्जामिनर को। फॉर रेंट रिसीवेबल एंड फॉर अनअर्न्ड रेंटल आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट रिसीवेबल। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर कॉलेज इन मॉडल टाउन लाहौर। बस उसमें इधर रेफर कर दीजिएगा हमारी तरफ। बस अब बता दें आपने क्या नोट दिया, क्या नहीं, ये सारा करने के बाद फॉर रेंट रिसीवेबल एंड
unearned rental. I am using the word in entries only rent receivable. वरना ना अनअर्न्ड करके भी एंट्रीज हो जाया करती हैं, उसको समझाने में पूरा वो 2-4 दिन लग जाते हैं और उसका फायदा कोई नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज का कोई छोटा सा सवाल आता है पेपर में, वो भी आसान सी एडजस्टमेंट होती है, आया कमाया करके वो फर्क हो जाता है। कोई इतना टेक्निकल सवाल आता भी नहीं ऑपरेटिंग लीज का, तो इसलिए इन चक्रों में जाने की जरूरत नहीं। हम एक नोट डाल के आया करेंगे, नोट जरा ज़बानी याद कर लें। फॉर रेंट रिसीवेबल एंड आई एम यूजिंग द वर्ड इन एंट्रीज रेंट रिसीवेबल। मैं रेंट रिसीवेबल का लफ्ज़ यूज कर रहा हूं। जैसे फॉर बैंक एंड बैंक ओवरड्रॉन, आई एम यूजिंग द वर्ड बैंक, मैं बैंक का वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ना अपने सॉल्यूशन से कहीं हट के डब्बे में डाल के रजिस्टर के ऊपर ये नोट कर लें। वो वाला सिनेरियो कौन सा है? इस डाटे को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि जरा अच्छा लगे। 90 रुपए की बजाय 89 कर देते हैं। 11 रुपए क्या हो गए? अनअर्न्ड। इसके नीचे पे जो नोट डालना है वो मैं बताता हूं। हम प्रेजेंटेशन कहां चेंज किया करेंगे, टी अकाउंट में या सिर्फ बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में। जैसे बैंक अकाउंट में ओवरड्रॉन वहां लिख दिया हमने, बस ये भी लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। जी आपका इशू हल हो गया? जो कल पूछा था आपने, सवाल जो पूछा था कल समझ आ गया? आपने एक दो कहा था ना 5 टेस्ट लगाने हैं, हमने लगा लिए हैं। और वो जो आपने क्वेश्चन खोल के आया था ना उसका क्या इशू बताएं? क्या इशू है इसमें? इसमें ये होता है ना कि प्रेजेंट वैल्यू आपने बोला था कि ऑपरेटिंग लीज में ना तो इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन इसमें प्रेजेंट वैल्यू इन्वॉल्व होती है। ये तो फाइनेंस लीज है। पांचों में से एक का जवाब यस आ गया, तो कौन सी लीज है? या तो हम ये या नोट रख के ये अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि जनरल एंट्रीज में, इधर देखें आप जरा, सॉरी, जनरल एंट्रीज में आपको याद है टीचर कहते थे भाई ये तो साल के शुरू में पैसे आ गए हैं, एंट्री कर दो कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम। याद आ रहे? साल के शुरू में पैसे आ जाते थे तो अभी कोई सर्विस दी नहीं होती थी, तो एंट्री कहते थे कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। लेकिन हमने इसका आसान तरीका क्या निकाला है? हर जगह क्या लिख दें? रेंट रिसीवेबल। आया कमाया को पोस्ट करके हर जगह रेंट रिसीवेबल लिख दें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो मैंने आपके सामने टी अकाउंट खोला है, मैं इंशाल्लाह भी इसी सवाल का खोलने लगा हूं। टी अकाउंट, ये मैंने आपके सामने टी अकाउंट खोला है, क्या ये टी अकाउंट जो है वो मुझे हर सवाल के अंदर खोलना पड़ेगा या किस सवाल में खोलना पड़ेगा, किस सवाल में नहीं खोलना पड़ेगा? ये कल हमने सारी डिस्कशन की थी यहां तक। अभी मैं उस डेप्रिसिएशन की डिस्कशन में नहीं जा रहा। डेप्रिसिएशन में हमने कहा था एसेट को यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट कर दें और इसको लीज टर्म के ऊपर 7,000। अच्छा, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि पेपर में जब जनरल एंट्रीज करनी है ना, तो जनरल एंट्रीज के ऊपर ये आप लोगों ने नोट दे देना है। अब ये जनरल एंट्रीज के ऊपर नोट दें, ये नोट जनरल एंट्रीज के ऊपर देना है। फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल, फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल, I'm using the word rent receivable. For rent receivable and unearned rental, I'm using the word rent receivable. ये एंट्रीज के ऊपर बस नोट डाला करना है और कहीं नहीं नोट डाला। खुदा के लिए बैलेंस शीट में 2 अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। रेंट रिसीवेबल अलग लफ्ज़ है, अनअर्न्ड रेंटल अलग लफ्ज़ है।
अच्छा, अब आप मुझे इस डेटे की बुनियाद पर 1 मिनट में रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनवा दें। रेंट रिसीवेबल का अकाउंट, ये अकाउंट कब बनाना होगा? सिर्फ जब बैलेंस शीट मांगी। अगर बैलेंस शीट नहीं मांगी तो इस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं, बस एंट्रीज करके हम फारग हो जाएंगे, फारग ही हो जाएंगे। अच्छा, ना ना, अभी ऊपर कुछ ना लिखें, अभी ऊपर कुछ ना लिखें। आया, कमाया, माजरत में एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, रेंटल इनकम। अभी कैरी डाउन मत निकालें, इजी मार्क्स लें। बैकएंड पे थीम डेटर अकाउंट वाली, इधर कैश इधर सेल, रेंटल इनकम 7607। कैरी डाउन के लिए, ब्रॉड डाउन के लिए जगह छोड़ दिया मैंने। 1 जनवरी 10 था, 1 जनवरी 11 आया, 31/12/11 कमाया 76। अच्छा, ये अकाउंट ना इंशाल्लाह आखिरी साल जाके टैली किया करेगा, यानी कैरी डाउन इसका 0 हो जाया करेगा, आया कमाया सब बराबर हो जाएगा। आप इस अकाउंट का नाम भी रख देते हैं। अकाउंट का नाम आपने यही रखना है हमेशा, जिससे बैंक अकाउंट का नाम बैंक ही रखते हैं हमेशा, रेंट रिसीवेबल। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही जरा देख के बताएं, ज्यादा आ गए पैसे या कम आए हैं पैसे? तो मेरे ख्याल से अनअर्न टाइप कोई चीज है, लेकिन छोड़े परे, हमें तो पता है ये साइड रिसीवेबल के लिए होती है और ये साइड लायबिलिटी के लिए होती है। तो कैरी डाउन, लेकिन मैं आपके समझने के लिए अलग से लिख रहा हूं एक करंट लायबिलिटी। कितना? इस कैरी डाउन को क्या बना दें? ब्रॉड डाउन। आप जरा तीनों को जमा करके देखें, नेट करके। 7600 जमा 393 माइनस 7607, इधर आ रहा होगा 386, वो जिधर भी आ जाए, दैट इज बैलेंसिंग, दैट इज बैलेंसिंग एंड दैट इज करंट लायबिलिटी। इस साइड पे आ रहा है ना, इधर आता तो रिसीवेबल था। इस कैरी डाउन को क्या बना दें? 386, और डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर आ रहा होगा 1। वो पता किस वजह से आ रहा है? वो कैरी डाउन नहीं है, वो राउंड ऑफ किस वजह से हुआ? इधर देखें, असल में इन तीनों को टोटल बना था 22,820, तो आप लोगों ने 7606.67 को 7607 कर दिया था। तो जब एंड पे 7 आया और 7 3 दफा इनकम में गया तो 777 बन गया 21। 21 का जो 1 है वो ₹1 इधर से डिफरेंस आया, और कोई वजह नहीं है। अगर आप इसको घर जाके 7606.67 कर लें और फिर डिटेल में एंट्रीज करें तो फिर ये डिफरेंस भी 0 आएगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंस कैरी डाउन 1 आ रहा है, इसको तो मैंने काट दिया, आप भी लिख के काट दें, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको लिफ्ट ना कराएं। कुछ ज्यादा साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे कह रहा हूं मैंने ₹1 लेना है करंट एसेट, ये नहीं लेना, लीज खत्म हो गई है, बस लीज से जो आना था आ गया, राउंडिंग का डिफरेंस है। जैसे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डिफरेंस आता था वैसे यहां भी आ सकता है। अब बैलेंस शीट में कल हमने क्या डाल दिया था? पीपी। आज बैलेंस शीट में डाल देते हैं अनअर्न्ड रेंटल इन करंट लायबिलिटीज। ओ भाईजान, ये डेट्स शीट्स आपने आज लिखनी है, पेपर में कभी नहीं लिखनी। डेट्स लिख के टाइम नहीं जाया करना, हमने तो बस देखने के कैरी डाउन का नेचर क्या है, बस खत्म। ये डेटे डूटे लिखते रहेंगे, इतनी फॉर्मेटिंग में रहेंगे तो यही करते रहेंगे पेपर में, बस इधर कैश लिखेंगे इधर इनकम लिखेंगे, चल सो चल जल्दी जल्दी, डेट्स वगैरह लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जनरल एंट्री जो टेस्ट में आ रही है ना, जनरल एंट्रीज के सोल्यूशन में तो डेट्स लिखें आप लोग जनरल एंट्रीज के सोल्यूशन में टेस्ट में डेट्स नहीं लिख रहे। भाई आई रियली अप्रिशिएट, आपके सामने मैंने एक चीज दिखानी थी। I was astonished last night. Actually, I spent some precious time last night from 12:15 to 1 a.m. while reviewing some papers of your class, and I was really astonished. This is a paper of a physical student. This I will discuss later on. This was a paper of an online student, and that was great. That was really great. और उन्होंने उसी दिन जमा करवा दिया था जिस दिन टेस्ट हुआ था, यानी सोल्यूशन अपलोड करने से पहले। ये जो बायोलॉजिकल एसेट्स की डेथ हुई थी, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल की फिगर इन्होंने निकाली। इसके बाद जो बायोलॉजिकल एसेट आपने बाय किए थे,
ये इसकी कैलकुलेशन यहां पे की, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और जो कैश आउटफ्लो था 108% करके निकाला। हत्ता कि वो जो फाइनेंस कॉस्ट की हमने अलग एंट्री की हुई थी वो इन्होंने 2500 डिवाइड बाय 200 जरा 20 करके की, उसको एंट्री को इसके साथ ही डाल दिया इन्होंने, कैश इधर लिख दिया और सारी बैलेंसिंग फिगर कहां चली गई, पी एंड एल में, साथ बैलेंसिंग का फिगर लिख दिया। और उसके बाद जो ईयर एंड पे गेन लॉस आया था इसमें इन्होंने ये कैलकुलेशन की, ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, परचेज की फिगर ऊपर से उठा ली, डाइड की फिगर यहां दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारी बातें ऑनलाइन में लेक्चर लेने होंगे। ये क्लोजिंग आया और पी एंड एल की फिगर इन्होंने बैलेंस से निकाल ली, और ये क्लोजिंग 480 वो जो गायें थी और वो जो 20 गायें थी उसके ऊपर, और यू कैन सी द नीटनेस एज वेल। अच्छा, ये पहला सवाल इनका सॉल्व हुआ। ये दूसरा सवाल सॉल्व हुआ जिसमें बायोलॉजिकल एसेट आप खरीद रहे थे और मिल्क आ रहा था, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, इन्वेंट्री, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एंड ये वो सवाल था जो लीज वाला था। ये लीज वाला सवाल इन्होंने शुरू किया, 40,000 का किराया निकाला, जस्ट फॉर द प्लानिंग। उसके बाद 18 किस्तें थी और 2% रेट लिया और ये पीवी निकाली, और उसके बाद ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाकर फिर मर्दान इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 सितंबर रुपीज, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, एंड देन दिस इज द एमसीक्यूज। और इस तरह का एक और टेस्ट भी मेरे पास है। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स अ फिजिकल स्टूडेंट, मैं उसका नाम आप कहेंगे तो बता दूंगा। अब ये कौन है जरा मुझे खुद ही बता दे। अब ये गाय मरी हैं लेकिन पता नहीं कि गेन लॉस कैसे आया। ये 56, अगर ये भाई इधर बैठे हैं ना तो मुझे ये 56 जरा ढूंढ के बता दें ये कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एग्जामिनर को कह रहे हैं चल होन लाभ तू से। ये 56, ये इन्होंने आपको फिगर एक निकाली है 45.43 की कैलकुलेशन, लेकिन वो इन्होंने यहां यूज की है। और कैश आउटफ्लो में इन्होंने 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, यानी जरबे देके पता नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2829 कर दिया 1.08 की बजाय के 1.08 करते बार बार 1.01 1.05 का फैक्टर लग रहा है। तो मैनुअली फिर फिगर्स को ये जमा कर लेते। इधर बैठे हुए तो मादरत, ये इन्होंने देखें कंसेप्चुअली किया, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट। आई रियली अप्रिशिएट दिस। ओके, लेकिन वो इस फिगर पे लगाना था 42 पे, इन्होंने पता नहीं किस पे लगा दिया, इस फिगर पे। फिर वो जो कैश वाली फिगर आई, कैश आउटफ्लो को फेयर वैल्यू लेके फिर उन्होंने इसके ऊपर 90.5 लगाया। और ये जो है इन्होंने ओपनिंग की कैलकुलेशन की है, बट देयर इज नो वे कि ओपनिंग किस तरह निकला है। 122 1.75, वी डोंट नो किस तरह निकला है, बट यू कम टू विद दिस स्टूडेंट और दैट्स रियली ग्रेट। ये जो विल गेट, अब निकाला तो उन्होंने भी है, लेकिन अगर फिगर गलत निकल आती फिर भी हमने इनको मार्क्स दे दिए हैं, तो ऑनर किया है, 1 नंबर इनको दे दिया इस बात का। लेकिन कम से कम इनको कैलकुलेशन शो करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में एरर आ जाती तो 1 की जगह फिर इनको 0 मिलना था। तो फिर इसके बाद परचेज है, डेट को माइनस किया, आई रियली अप्रिशिएट, माइनस तो होना चाहिए था। पीएनएल की फिगर बैलेंसिंग आई है, क्लोजिंग कहां से आया है ये ले जाने, क्लोजिंग कहां से आया ये ले जाने 1193.7। बट आई एम रियली अप्रिशिएटिंग देम, ये फिगर इसने सही निकाली है। ये बच्चे का लेवल देखें, फिगर इसने सही निकाली है, ये नहीं कि फिगर इसने गलत निकाली है। ही नोज बट ही डोंट वांट टू शो व्हाट ही नोज, दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस गाय। ये कौन है मान जाए यार, बता दो किसका पेपर है। मैं नाम बताता हूं फिर आपको, बता दे, खुद ही बता दे। कोई हाइब्रिड में था, कोई हाथ खड़ा करें। नाम बताने को मसला है? आपका नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। चलो छोड़ो, रहने दो, बात बढ़ जाएगी। ओके, और BA डेबिट, व्हाट इज दिस BA डेबिट? बट इफ यू कम टू दिस स्टूडेंट, ओह दैट्स ग्रेट, बायोलॉजिकल। Oh, mashallah, the entries, oh, the dates of entries, oh, really great. Oh, no. So that is the difference between a good guy and the goodest guy. Okay. Okay. अब बैलेंस शीट बनाते हुए मुझे ये बता दें कि बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में कितनी लाइबिलिटी आएगी? 393। और दूसरे साल करंट लाइबिलिटीज में कितनी आएगी? 386। तो बैलेंस शीट का जो अधूरा पोर्शन कल रह गया था, मैं आप पूरा तो नहीं बना रहा, वो जरा बना लें। करंट लाइबिलिटीज में जाके लफ्ज लिखें अन रेंटल इनकम। बैलेंस शीट बनाते हुए ना ये बोंगे मारिएगा फॉर एंड रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड, आई एम यूजिंग, नहीं, बैलेंस शीट में प्रॉपर नाम आना चाहिए। दोस्त पीपल आर मुस्कुराएंगे, उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, मैंने कहा सानू की टेंशन है। 393 एंड 386। ये जिनका टेस्ट है इन्होंने जूम मीटिंग में आना है, मेरे से मुलाकात करनी है, जिनका अच्छा टेस्ट हुआ था। 31/12/2009, 31/12/10, 386।
चैलेंज है आपको अगले टेस्ट में मुकाबला करने का। तो सपोज क्या भाईजान आई कैप की वेबसाइट के ऊपर एक बच्चे के मार्क्स लिखे हुए हैं 97। आप क्या बातें कर रहे हो? जाने दे यार। जी माँ तू बातें कर रहे हो, अपने आप को देख के सामने रखेगा तो यही होगा। ओके, अब आखिरी चीज रह गई, वी आर सपोज टू प्रिपेयर द नोट। हमने नोट बनाना है। नोट के अंदर उसी तरह मैच्योरिटी एनालिसिस होगा और नोट के अंदर जो है वो दूसरी चीज क्या होगी, जल्दी जल्दी सोचें। दूसरी चीज क्या होगी नोट में? ऑपरेटिंग लीज चल रही है, फाइनेंस लीज खत्म हो गई है। फाइनेंस लीज में क्या था? मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। इधर क्या होगा? मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन नहीं। इधर क्या होगा? इधर होगा मोहतरम मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ, रिकॉन्सिलिएशन नहीं बन सकती क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं तो देयर इज नो रिकॉन्सिलिएशन। और दूसरी बात, एक नोट बनेगा आसान सा, डेट इज लाइक पीपी। तो पीपी की तरह का नोट बना देंगे। यहां पे आप नोट बना दें। तीन लोगों ने सेम डे सबमिट किया था टेस्ट ऑनलाइन में एंड दे वर रियली ऑसम। आप क्या हाउ नेगेटिव दीस पीपल आर ना। कुतब और नहीं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डजंट मीन दैट यू आर सपोज्ड टू बी नेगेटिव एवरी टाइम। सर आसिफ सेड दैट यू आर सपोज्ड टू बी नेगेटिव एवरी क्वेश्चनिंग माइंड लगती है। अच्छा जी भाईजान, हम तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात करते हैं, ऑडिट वाले किसकी बात करते हैं? लेकिन मैं कह सकता हूं ये मेरी एंट्रीज एब्सोल्युटली सही है या रीजनेबली सही है। रीजनेबली क्या मतलब? ऐसे गलत प्राइस पे मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने डेट गलत डाली है। तो FAR 2 में याद रखिएगा हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात करेंगे। देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस जो ऑडिट पढ़े हैं। सर मेरा टेस्ट रीजनेबली तो सही हो गया, आप दोगे रीजनेबली सही हो गया। चलें जी बताएं, कंपनी का नाम कंपनी एक्स, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एक पहले साल का बना लें बस, 31/12/9। अच्छा जी, नोट का नाम ऑपरेटिंग लीज, नोट नंबर 7, 9 जो मर्जी कर दें, 37 जो मर्जी कर दें। ऑपरेटिंग लीज 7.1 अंग्रेजी, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लिख दें रेंटल्स आर पेएबल, रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर या इन एडवांस, क्योंकि वैसे तो लेसर का सवाल है, रिसीवेबल लिख सकते हैं हम, लेकिन पेएबल भी लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट्स में लिखा होता है रेंटल्स आर पेएबल इन एडवांस, इसका क्या मतलब होता है? ये 10 साल तक पेएबल ही रहनी है, ये इसका मतलब होता है कि इस दिन पे हो जाएंगे? तो ये मतलब पेएबल का मतलब यहां पेएबल नहीं होता। पेएबल का मतलब एग्रीमेंट में ये होता है कि इस दिन इंशाल्लाह आप आके मुझे पे कर दिया करना। रेंटल्स आर पेएबल इन एडवांस। 7.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। भाई आपका कोई पेपर ऐसा अभी तक नजर से गुजरा नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर आएंगे और जब मार्क्स आएंगे पता चल जाएगा। फिर आप लोगों में से भी इंशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। खासतौर पे 7 की अगर मैं बात शुरू करूं तो पूरी क्लास उस पर हो जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी 31/12/9 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लें, और नोट में भी वही होता था। 31/12/9 का नोट बनाने के लिए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे लाइन। 31/12/9 में कोई पेमेंट ढूंढे, 31/12/9 में कोई पेमेंट ढूंढे। 31/12/10 वाली लेस देन 1 ईयर, 31/12/11 वाली 1 to 2 years। वन फोर 820। अब पीपी का नोट बना दें, जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं, वो खुद ही बना दें। बी क्विक, पीपी का नोट बना दें।
ये देख लें, ये बच्चों ने बनाए हुए थे गलत नोट, लेकिन गलत नोट की वजह से अगर आगे उनकी फिगर्स उसी नोट की बुनियाद पे आगे गई हैं तो ये रात को 11:49 के ऊपर पेपर चेक करने वालों को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप इनको पूरे मार्क्स दें। फिर उनको ये भी बता दिया गया कि हर सवाल के लिए अलग नंबर शो करें ताकि बच्चे को पता चले हर सवाल में कितने नंबर आए हैं। और ये शायद उसी बच्चे का पेपर है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। अब इंशाल्लाह आपके पेपर चेक हो गए, अगले हफ्ते तक आपको मिल जाएंगे। तो बस स्टे ट्यून्ड, आप आते रहिएगा बस। चलें, द वन हु इज स्माइलिंग फ्रॉम इनर हार्ट, मैंने पेपर ही नहीं दिया। यस, ऊपर से कह के अच्छा जी, नोट नंबर 9, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग 0, एडिशन 36 बाई 36। कभी कभी साथ वाले को पूछ लिया करें, ब्रो आर यू इन सेंसस? नहीं ज्यादा हो जाएगी, वैसे मुनासिब नहीं है, दिल भी नहीं दुखाना होता उसका। दानिश अगली दफा तेरा पेपर जो है ना, ठीक है, देता ही नहीं है। ओपनिंग 0, जो चाह रहे कि उसका पेपर भी डिस्कस हो वो भी मेरे से क्लास के बाद मिले, इंशाल्लाह अगली दफा उसका डिस्कस होगा सबके सामने। 7000 आपका, ओके डन। आप दो लोगों ने वॉलंटियर कर दिया, बस ठीक है, 2 लोगों ने फिलहाल वॉलंटियर किया, 3 लोगों में 7000, 29,000। ओके, अब यहां पे खड़े होकर हम लेसर की समरी देख लेते हैं ताकि लेसर की जर्नल एंट्रीज, नोट, P&L, बैलेंस शीट, सारी चीजें हमारे ज़हन में आ जाएं। अब वो आप सफ़े बता दें जहां पर इनकी समरीज दी हुई हैं। समरीज पेज नंबर 67, 8 गुड। अच्छा जी, लेसर की अगर फाइनेंस लीज है तो वो क्या होती है? फाइनेंस लीज व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज यस। और ये हमने अल्लाह का शुक्र सवाल किए हैं, इसके 4-5 किए हैं, इसलिए ये मैं इस क्वेश्चन में नहीं जा रहा। आगे चलें, आप सारे अटेंटिव हो जाएं, प्यार से साथ वाले को जरा साइड पे कर दें और आप मुतवज्जे हो जाएं। सिंपल लेसर, कौन सी लीज? कल की क्लास ली थी, बिल्कुल। When answer to all of the 5 questions is no. Asset debit cash credit, asset debit cash credit. 30,000 की अलग एंट्री और 6,000 की अलग एंट्री। ये एसेट की परचेज प्राइस है और ये लॉयर को की गई पेमेंट है। आया कमाया, और एंट्री किसकी? डेप्रिसिएशन में आपने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है अगर सवाल में दिया हुआ है 16 की तरह, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन आईडीसी को आपने किस पे डिवाइड करना है? लीज टर्म पे। और जनरल एंट्रीज के नीचे एक नोट डाल के आना है आपने पेपर में, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अर्नड आई हैव यूज्ड वर्ड रेंट रिसीवेबल। जनरल एंट्रीज के नीचे नोट डाल के आना है। P&L कल मैंने बनाया था, रेंटल इनकम और बैलेंस शीट में पीपी जाएगा और रेंट रिसीवेबल, या इन दोनों के दरम्यान में और लिख लें, या एक जाएगा या रिसीवेबल जाएगा या अर्नड जाएगा। तो बैलेंस शीट में पीपी कलम ले गए थे और आज हम क्या लेके गए हैं बैलेंस शीट में? अर्नड रेंट। कहां है लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल? ना 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 ना, ये वो काउंटिंग ही नहीं है। इनके नाम अब लीज रिसीवेबल नहीं है, इनके नाम क्या है? रेंट रिसीवेबल। नोट का नाम क्या होगा? अंग्रेजी आएगी और मैच्योरिटी रिकॉन्सिलिएशन इधर आनी थी, इधर नहीं आएगी। और पीपी का नोट बनेगा जस्ट लाइक IAS 16। ये ऑपरेटिंग लीज का नोट बन गया और ये पीपी का नोट बन गया। इसमें वर्किंग बड़ी आसान है। रेंटल इनकम कैलकुलेशन ऑन बाय ओपनिंग अप कॉलम ऑफ डेट एंड इंस्टॉलमेंट। सिर्फ 2 कॉलम खोलने हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट, और आपने इसको वर्कआउट कर लिया। अब बस 1 घंटा आप जाया करते हैं ऑपरेटिंग लीज का एक और सवाल कर। क्वेश्चन 12 कर लिया था, 13 कर लें आज। हाँ जी, लीज आधी हो गई है, 10 दिन हो गया ना, 10 दिन और चलेगी। ओके, लीज तो अभी शुरू हुई है इंशाल्लाह, जब पेपर होने वाले होंगे उसके अलावा फिर 1-2 और क्लासें होंगी लीज की।
लीज तो अभी हल्की हल्की तरह टच करा रहे हैं आपको, बेस पंजे, फिर किसी दिन लीज शुरू करनी है हमने। अभी जरा लीज का डेबिट क्रेडिट समझ लो, सीधा कराया जा रहा है। अभी लीज के सही वाले सवाल तो शुरू होने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Asset is purchased on Yakam July 2009 by lessor for rupees 80,000. Date of commencement of lease is page number 79. Date of commencement of lease is Yakam July 2009. Useful life is 10 years. Lease term is 3 years. Semi annual rentals payable in advance are 5,000 to be increased by 10। रेंटल हर 6 महीने बाद पे होने हैं, लेकिन वैसे जो किराया इंक्रीज हुआ करेगा वो साल बाद। यानी आप 6 महीने का किराया देंगे, 6 महीने का किराया देंगे, साल पूरा हो जाएगा, फिर मालिक कहेगा यार प्लीज, लेसर कहेगा यार किराया बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, फिर 1 साल किराया वही चलेगा, फिर अगले साल किराया बढ़ देगा। बट इज लीज टर्म 3 years। तो अब आपने डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी गौर से बात सुनिएगा, उसके बाद मैं 5 टेस्ट लगाऊंगा। 5 टेस्ट लगाने के बाद अगर डिसाइड हुआ ये लीज ऑपरेटिंग है तो मैं डेट इंस्टॉलमेंट के कॉलम के आगे और कोई कॉलम नहीं डालूंगा। और अगर 5 टेस्ट के बाद डिसाइड हुआ ये फाइनेंस है तो फिर मैं इंस्टॉलमेंट के आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस के 3 कॉलम डाल दूंगा। तो इसलिए मैं डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम फिलहाल खोलने लगा, खोलकर बाद में मैं 5 टेस्ट लगाऊंगा। 5 टेस्ट लगाने के बाद मैं देखूंगा कि आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम डालेंगे या नहीं डालेंगे। दानिश क्या हो गया आज? फिर आप कितनी देर लगेगी आपको उठने में? जब मैं सारे बर्तन धो के फारिग हो चुका हूंगा फिर आप आओगे, आखिरी प्लेट बरकत के लिए धोगे। अब आप साबुन ही ढूंढते रहोगे या मेरे से साबुन लेके धोना शुरू कर दोगे? मेरा तो ख्याल था आप मेरा काम भी अपने ऊपर लोगे। ओके, बहुत खुली जगह है, यहां प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस हम बना लेंगे, परेशान नहीं होना। अगर लीज फाइनेंस हुई रिलैक्स रहें आप, वो मेरा काम है। अगर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस के कॉलम की जरूरत पड़ी मैं बना लूंगा, कंपनी जिम्मेदार है। चलें जी मोहतरम, क्या कह रहे हैं? अब कौन सा बैठना है, आप तो 2 दिन पहले बैठना था। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेबल इन एडवांस है 5,000 की, पहला किराया कब पे होगा? जल्दी 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 देखे, जल्दी जल्दी। यकम जुलाई 2009 को। एक बार याद रखिएगा, जब भी डेट इंस्टॉलमेंट्स बना रहे हो ना तो अपना ईयर एंड कभी ना देखिएगा, पहले डेट इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लें। 5,000 किराया है, एडवांस में पे होना है और हर 6 महीने बाद पे होना है। तो पहला कब पे होगा? यकम जुलाई 9 को। जी बोलें। 5,000। सोच के बताएं अगले 6 महीने कब पूरे होंगे या कौन सी डेट डालूं? अगले जुलाई से दिसंबर आप एसेट चलाएंगे और किराया देंगे यकम जुलाई को। अगला किराया कब ड्यू है? जरा डेट बता दें अच्छे तरीके से, मजा आए। यकम जनवरी 10, यकम जनवरी 10। आप बताएं किराया कितना होगा? 5,000। 5,000 ही किराया होगा। अगली तारीख बताएं। यकम जुलाई 10। लेकिन अब साल पूरा हो गया, अब साल पूरा हो गया तो किराए को कितने % बढ़ा दूं? 10%। 5,000 नहीं, मैं इस टेस्ट के बाद में चीजें पे पहुंचा, मैं शॉर्टकट नहीं लगाया करूंगा, हद हो गई। 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.05 मैंने नहीं शॉर्टकट लगाने, सॉरी। आप मुझे मैनुअल चल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 जमा 10% ऑफ 5,000, क्लियर? 10% किराया बढ़ना ना। क्या जवाब आ गया? 5500। अगली तारीख प्लीज, अगली तारीख। इसके बाद उधर मत देखें सवाल की तरफ। यकम जनवरी 12, इतनी लंबी चाल। यकम जनवरी 11, किराया 5500। 2 किराए तो सेम रहेंगे ना। किराया कितने से बाद बढ़ना है? साल बाद बढ़ना। आप बताएं अगली तारीख। 12 भाई दिन कितने पहुंचे हो?
1 7 11 साल पूरा हो गया, किराया बढ़ा दें 5500 जमा 10% ऑफ 5500। शॉर्टकट ये होता कि 5500 इंटू 1.1 6050। आगे 1 1 12 चलेंगे नोट 6 महीने बाद किराया पे होने, लेकिन बढ़ना कितने अरसे बाद है? साल बाद। जी विंग ऊपर करने हैं, करने जरा ट्राई, वरना मैं बुलाता हूँ उसको रजिस्टर से फोन करो। शुक्रिया। अच्छा जी, टोटल 33100। अच्छा, हर तरीके से ना सवाल को चेक करते रहा करें। 3 साल में कितनी दफा किराए पे होंगे अगर सेमी एनुअल है? 6 दफा। और हमने कितने किराए लिख लिए हैं? 6। अब आप मुझे जाने आपने, चलो मैं आपको लेके बैग में उठा लेता हूं, जगह दें भाई को, बैग मुझे पकड़ाओ, तो थोड़ा समय में हेल्प हो जाएगी ना। क्या हुआ, क्या क्या दर्द हो रहा है? हमें भी होते हैं यार, फिर भी पढ़ाने आ जाते हैं यार, रुक जाओ यार, कोई नहीं यार। इसका टेस्ट था? नहीं, इसका था टेस्ट। रेंटल, अच्छा भाई, इसमें ना आपने रेंटल इनकम जितना किराया होगा उसी तरह बुक करनी है। तो रेंटल इनकम ना पर 6 मंथ आया करेगी, पर एनम नहीं। डेप्रिसिएशन की तरह नहीं करना कि साल में एक ही दफा इनकम बुक कर लें। इनकम पे कितनी दफा बुक किया करनी है? 2 दफा। तो रेंटल इनकम के आगे पर एनम ना लिखें, पर 6 मंथ, पर 6 मंथ। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें 3 साल के अंदर टोटल किराया मुझे कितना आना है? 33100। 3 साल में ये टोटल किराया आना है। इसको मैं डिवाइड किससे करूं? 3 साल से या 6 महीने के, लकीली 6 पीरियड। वो अगर 4 साल होता तो 6 महीने के 8 पीरियड होते। हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ देयर इन 6 मंथ्स? 3 साल में कितने 6 महीने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 महीने 6 दफा आएंगे। और अगर 4 साल होते 6 महीने 8 दफा आते। तो 6 से इसको डिवाइड कर 55। गलती बताएं हाथ खड़ा करके, गलती बताएं, गलती बताएं। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। क्या? एक्सेलेंट। और 100 रुपया लाएं, 100 रुपया लाएं। चले, उधर आवाज नहीं गई, उधर बताएं जल्दी, माइक पकड़ें। क्या? नहीं ये नहीं है। माइक वापस करें, माइक वापस करें जी। भाई इनाम मिल चुका, खत्म हो चुकी ऑफर। अच्छा, क्या तू कह रहा था? कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सही है, इसमें मसला नहीं है। ये काम तब करते जब ये डिसाइड होता कि ये ऑपरेटिंग लीज है। ये काम तब करना है जब ऑपरेटिंग लीज डिसाइड हो जाए। पहले मैं लगाऊंगा 5 टेस्ट। ये कैलकुलेशन सही थी, अब इस कैलकुलेशन में आपने गलतियां निकालनी शुरू कर दी, खुद करो आगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन सही है। अब मैं लगाऊंगा कितने टेस्ट? अगर 5 टेस्ट में साबित हुआ कि फाइनेंस है तो ये वाली कैलकुलेशन नहीं होगी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस वाले कॉलम आएंगे। और अगर 5 टेस्ट से साबित हुआ कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस की जगह ये कैलकुलेशन होगी। तो मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। मैंने ऑपरेटिंग लीज शायद माइंड में सोच लिया, पिछले सेशन वालों को पढ़ाया हुआ था। तो ऑपरेटिंग लीज शायद मैंने माइंड में सोच लिया कि ये ऑपरेटिंग लीज है, तो मैंने ये कर दिया। ये तो मैंने कब करना है? जब क्या डिसाइड होगा ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। तो 5 टेस्ट लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं। ये 5 टेस्ट जबानी लगाया करने, पेपर में लिख के नहीं लगाया करने कहीं। 5 टेस्ट जबानी लगाने हैं। पहला सवाल जी, क्या तीसरे साल के एंड पे एसेट मुफ्त में मिल जाएगा बाकी 7 साल के लिए? सवाल में ऐसी कोई ऑफर नहीं है। क्या तीसरे साल के एंड पर बाजार से कम कीमत देके, यानी तीसरे साल के एंड पे जो बाजार में जितने का होगा उससे कम पैसे देके मिल जाएगा? और ये सर्टन है कि लेसी ने ऐसा खरीदना भी है? नो। अच्छा, अगला सवाल। वैसे तो लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना होता है, लेकिन मजबूरी में
लीज टर्म को किससे डिवाइड कर दूं? मजबूरी में कर रहा हूं, मजबूरी में। जवाब इसको जरा इंग्लिश में बोलें। इज लीज टर्म, मैं बोल देता हूं दोबारा, इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? बताएं जी, लीज टर्म मेजर पार्ट है इकोनॉमिक लाइफ का? यस और नो? क्या मतलब है? मैं तो रात में आया हूं तेरे पे पैसे चावर करूं बड़ी। अच्छा, असूली तौर पे पीबी ऑफ एलपी को डिवाइड करना चाहिए किससे? फेयर वैल्यू से। लेकिन जिंदगी का नाम दूसरा मजबूरी। अच्छा, लीज पेमेंट को डिवाइड करते हैं फेयर वैल्यू से मजबूरी में। मजबूरी में ये करने लीज पेमेंट्स 33100 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। ये लीज के पहले दिन जब एसेट था। जवाब 41। Is present value of lease payment is substantially equal to fair value? It is not equal to fair value. Is there a special nature? No. So answer to all of the 5 is no. Therefore it is an. तो 10 साल में से अगर आप 3 साल के लिए एसेट किराए पे दे रहे हैं तो कोई नहीं, अपनी किताबों में ही रखें और इंटरेस्ट रिकॉर्ड ना करें, रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर लें। किस बेस पर? स्ट्रेट लाइन बेस पर। चलें नोट कर लें। अच्छा, अब तरीके क्या होंगे? इधर सारे देखें, तरीके क्या होंगे? बिल्कुल ऊपर फिर एक लाइन एक्स्ट्रा आती है फाइनेंस लीज में, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा, तरीका क्या होगा? स्टेप 1 पे ये करेंगे, डेट इंस्टॉलमेंट्स। स्टेप 2 में टेस्ट किया करेंगे पेपर में जबानी, और स्टेप 3 में फिर ये रेंटल इनकम कर देंगे या फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस डाल देंगे। चलो रोक दो यहां पे, फिर करवा।